वेलकम टू बलूनी डिजिटल वंस अगेन, लेक्चर नंबर 6। कल की क्लास में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा था हमने। आज क्लीवेज से शुरू करेंगे। देखिए, एक जाइगोट बना था, जिसमें पहला डिवीज़न जैसा बताया था मैंने, फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 30 घंटे के बाद एनिमल वेजिटल पोल पर पहला डिवीज़न हुआ तो 2 सेल हो गई। इसमें पूरे प्रोसेस में एक बात ध्यान रखना, बार बार हम लोग इसे बनाएंगे नहीं, जोना पेलिसिडा अभी भी वही है, यानी इसके ऊपर जोना पेलिसिडा का कवर चढ़ा हुआ है। एक पे बना के लेते हैं, आगे में उसी को कंटिन्यू मान लेंगे। दूसरा डिवीज़न होता है पहले डिवीज़न के राइट एंगल पे मेरीडायोनल। रिजल्ट सेल्स कितनी हो गई? 4। ये लगभग 40 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन से। इसके बीच में एक ट्रांजिएंट स्टेट भी बनती है, 3 सेल्ड ट्रांजिएंट स्टेज। 3 सेल ट्रांजिएंट स्टेज का मतलब है जो ये 2 सेल बनी, इनमें एक डिवीज़न जो राइट एंगल पे होना है, उसके चलते एक ऐसी स्टेज भी आती है। लेकिन जल्दी डिवीज़न पूरा हो जाता और सेल कितनी हो गई? 4। तीसरा डिवीज़न होता है 72 घंटे बाद। पहला 30 घंटे बाद, फिर 40 घंटे बाद, फिर 72 घंटे बाद। जो ओरिजेंटल है, होलोब्लास्टिक है और स्लाइटली अनइक्वल है। होलोब्लास्टिक का मतलब है कंप्लीट कटिंग होगी सेल की, अनइक्वल का मतलब कुछ सेल बड़ी होंगी और कुछ छोटी होंगी। तो अब 8 सेल की स्टेज आ गई। आठ सेल की स्टेज बनने पर ये एक छोटे से बॉल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे मोरुला कहते हैं। मलबेरी शब्द से बना है। शहतूत जानते हैं ना, शहतूत में जैसे आपको सेक्शंस नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखता है, मोरुला बनता है। और 8 सेल के बाद 8 से 16 सेल के बीच की जो स्टेज होती है वो एक अलग स्टेज है। बट एक चीज़ यहाँ पर डिस्कशन के लायक है। देखिए, जोना पेलिसिडा बरकरार है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं लेकिन बाहर से जोना पेलिसिडा का हार्ड कवर मौजूद है, तो एक चीज़ तो तय है कि सेल का साइज़ नहीं बढ़ सकता। यानी इस क्लीवेज के प्रोसेस में जैसे जैसे डिवीज़न होते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, लेकिन सेल का साइज डिक्रीज होता जाता है, छोटा होता जाता है। सेल का साइज डिक्रीज हुआ तो सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म कम हो गया, लेकिन डीएनए लगातार डुप्लीकेट होता जा रहा है। यानी इन डिविजन्स की खूबी ये है कि डीएनए अमाउंट में बढ़ता जाता है, सेल का नंबर बढ़ता जाता है, लेकिन सेल का जो साइज़ है वो कम होता जाता है। सेल के अंदर प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है वो कम होता जाता है। मोरुला के बाद में एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट। इसे हटा देते हैं। सोलह सेल की जो स्टेज होती है उसे ब्लास्टुला कहते हैं। 8 सेल से 16 सेल के बीच में हो सकती है। और ब्लास्टुला में एक बीच में कैविटी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। देखिएगा जरा, एक तो ये बाहर सेल का लेयर बन गया, अभी हमने देखा था अनइक्वल डिवीज़न था, तो कुछ सेल्स छोटी थी और कुछ बड़ी थी। इन सेल्स को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। इसमें से कुछ सेल्स
एक तरफ अरेंज होनी शुरू हो गई, इकट्ठी हो गई ये। तो ये जो कैविटी बन गई इसका नाम हो गया ब्लास्टोसील, और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ब्लास्टुला। अब सेल का नंबर चूंकि बहुत बढ़ रहा है तो जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। 7वें दिन, 7th डे, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इन यूटेरस, यानी फर्टिलाइजेशन के लगभग 7वें दिन ये ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटेरस में इम्प्लांट होने के लिए पहुंच जाती। इम्प्लांट शब्द का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर जब यूटेरस की वॉल से जुड़ेगा तो जुड़ने का वो प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है। इधर बढ़ रही सेल का जो प्रेशर है, जब वो जोना पेलुसिडा के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जोना पेलुसिडा में एक स्लिट बन जाती है। स्लिट बनने का मतलब एक दरार बन जाती है, और बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इस दरार से बाहर आती है। बाहर निकलने के इस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि ये सेलुलर मास 2 टुकड़े में टूट गया। अगर ये सेलुलर मास 2 टुकड़े में टूट गया, यहीं से आइडेंटिकल ट्विंस की शुरुआत होती है। देखिए जुड़वा बच्चे 3 तरह के होते हैं। ट्विंस एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे होते हैं सियामेज ट्विंस, और तीसरे होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। अभी जो मैंने बोला कि ये सेलुलर मास जिस समय जोना पेलुसिडा से बाहर आता है, अगर बाहर आते समय प्रेशर की वजह से ये 2 भागों में बट गया तो इससे 2 एम्ब्रियो, 2 भ्रूण बन गए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही ओवा को एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया था, और इससे जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था वो 2 भागों में बटा है। तो ये तय है कि स्पर्म या तो एक्स नेचर का रहा होगा या वाई नेचर का। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये या तो दोनों भाई या दोनों बहनें, यानी या तो दोनों मेल चाइल्ड होते हैं या फिर दोनों फीमेल चाइल्ड। कुछ मामलों में इस बाहर निकलने के प्रोसेस में जो सेलुलर मास था एम्ब्रियो का ये 2 भागों में बटा तो, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, कहीं से सेल्स जुड़ी रह गई। तो ये 2 बच्चे तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जो आपने कहीं पढ़ा होगा जो अपने शरीर के किसी अंग को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सरल भाषा में कहीं ना कहीं शरीर से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कभी देखा होगा आपने सिर से कोई बच्चे 2 जुड़े हुए हैं या पीठ की तरफ से जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े हुए बच्चे जो होते हैं उनको सियामेज ट्विंस कहते हैं, क्योंकि ये सियाम कंट्री में सबसे पहले रिपोर्टेड हुए थे, इसलिए सियामेज ट्विंस। ये भी दोनों या तो दोनों भाई या दोनों बहनें, क्योंकि केस वही है। तीसरे होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस ऐसे बच्चे हैं जो हाइपर ओव्यूलेशन की वजह से बने हैं। देखिए स्पर्म की कोई कमी नहीं है, स्पर्म्स तो बहुत पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी मेल फंक्शन करती है फीमेल की। मेल फंक्शन मतलब फंक्शन ओवरी का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और उसके चलते ओवरी ने 1 से ज़्यादा एग रिलीज़ कर दिए। तो अगर 1 से ज़्यादा एग रिलीज़ किए, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वैसी कंडीशन में अलग अलग ओवा को अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करता है। ये ओवा अलग, स्पर्म अलग, ये ओवा अलग, ये स्पर्म अलग। डेफिनेट सी बात है दोनों के जेनेटिक ढांचे एक जैसे नहीं होंगे, तो ये दोनों बच्चे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, या 2 बहनें हो सकती हैं। ऐसे जो ट्विंस होते हैं इनको फ्रैटर्नल ट्विंस कहा जाता है। क्लियर? अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ गई जोना पेलुसिडा से, तो अब इसे यूटेरस के साथ अपने आप को जोड़ना होता है।
तो देखिए यूटेरस की जो वॉल है, ये बाहर वाली लेयर है, ये एंडोमेट्रियम यूटेरस की, ये ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे ये इनर सेल मास, और ये जो दिख रहे हैं आपको, इसका नाम होता है सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। आप देख रहे हैं न्यूक्लियस बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेल्स की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। ये जो सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट है, यही आगे चल कर के कोरियन का निर्माण करेगी। कोरियन का मतलब है ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगी। ट्रोफोब्लास्ट आउटर कवरिंग बनाती है, और इनर सेल मास ये वो पार्ट है जो बेसिकली एम्ब्रियो बनाता है। देखिए, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो ज़्यादातर ये इंडिकेट करती है कि लेडी प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी के लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट का नाम होता है ग्रेविडेक्स टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट का नाम क्या है? ग्रेविडेक्स टेस्ट। वो जो कार्ड में आपने देखा होगा ऐड वगैरह में। ये जो ग्रेविडेक्स टेस्ट है, ये HCG हार्मोन को ही डिटेक्ट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये जो HCG हार्मोन है, ये सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। मतलब सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट सेल बनेंगी तभी जब प्रेगनेंसी होगी, और जब ये सेल बनेंगी तो ये HCG निकालेंगी। HCG निकालेंगी तो ग्रेविडेक्स टेस्ट यूरिन में HCG के मात्रा को पहचान लेता है, उसके लिए संवेदनशील है। यानी HCG अगर बॉडी में डिटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब 100% वो लेडी प्रेग्नेंट है। और यही बाद में आगे चल के कोरियन बनाता है। कोरियन आगे प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है। अगली स्टेज में एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा था। मैंने आपसे बोला था औसत उम्र जो होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, वो 10 दिन। 10 दिन बाद वो डीजनरेट होना शुरू होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या था? प्रोजेस्टेरॉन निकालना मेनली, और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन का रिलीज़ करना, ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन बनाए रखे। कॉर्पस ल्यूटियम जब अपनी उम्र पूरी करके कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलता है तो किसी फीमेल की बॉडी में अचानक प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ब्लड में डाउन हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जैसे ही ब्लड में डाउन हुई तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था? मेंटेन करना एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। तो प्रोजेस्टेरॉन नीचे हुआ तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डाउन टूट गई तो मेंस्ट्रुअल फीडिंग शुरू हो गई। अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उस केस में शुरू हो गई, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई, 14वें दिन ओवा रिलीज हुआ, 7 दिन आपने देखा उसे इम्प्लांट होने में लगते हैं, तो 14 और 7 21 दिन पे आकर के ब्लास्टोसिस्ट यानी जो एम्ब्रियो है वो आकर के यूट्रस की वॉल से जुड़ गया। अब अगर इसके 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाए, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे हो जाएगा तो दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी तो जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ यूटेरस में वो
ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ, क्योंकि उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ना होने पाए, कैसे पता चलता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि प्रेगनेंसी हो गई? पता चलता है इस सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होने वाले HCG हार्मोन की वजह से। एक बार फिर से लिख दूं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये जब ब्लड में आने लगता है तो इसके सिग्नल को कॉर्पस ल्यूटियम पहचान लेता है, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर उसे HCG मिल जाए तो फिर वो अपने आप को नष्ट नहीं करता। उसकी उम्र तब तक बढ़ती है जब तक कि प्लेसेंटा ना बन जाए। प्लेसेंटा के बनने में लगभग 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी का वक्त लगता है, यानी मोटे मोटे 2 महीने। तो 2 महीने तक ये कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट करता रहेगा और 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। इसके बाद यही सारे काम प्लेसेंटा संभाल लेता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालना, एस्ट्रोजन, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो इम्प्लांट हुआ, इस इम्प्लांटेशन में अगली स्टेज जो आती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब होता है बहुत तेज गति से कोशिकाएं चलना शुरू करती हैं और अपने आप को अरेंज करने लगती हैं। गैस्ट्रुला स्टेज इस बात से पहचानी जाती है कि क्या प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है वो मैं पहले आपको दिखा दूं। गैस्ट्रुला के डॉर्सल सरफेस पर एक बहुत हल्की सी ग्रूव बन जाती है, एक हल्का सा निशान आ जाता है जिसे हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। देखिए कैसे। ये 2 लेयर हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। बीच में ये मेसोडर्मल सेल्स, और यहाँ पर जैसा मैंने बोला एक बहुत हल्का सा ग्रूव बन गया, निशान जैसी आकृति, जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना इस बात की पहचान है कि गैस्ट्रुला स्टेज आ गई। गैस्ट्रुला स्टेज में जो सेल्स हैं ये अपनी जर्म लेयर बनाना शुरू कर देती। जर्म लेयर का मतलब एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये जो डर्मल लेयर बनती हैं यही फ्यूचर में, भविष्य में बनने वाले अंगों की आधारशिला हैं। जैसे आप देखिए, आपका कोई अंग भ्रूण की यानी एम्ब्रियो की
एक्टोडर्म से डेवलप होता है, कोई मीजोडर्म से डेवलप होता है, कोई एंडोडर्म से डेवलप होता है। यानी जो आगे चल कर के ऑर्गेनोजेनेसिस होनी है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस इसी बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा अंग एक्टोडर्म से बनना है, कौन सा मीजोडर्म से बनना है और कौन सा एंडोडर्म से बनना है। ये जर्म लेयर फॉर्म होती हैं, फ्यूचर के अंगों का निर्माण धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इधर जहाँ पर हमारी ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की वॉल से चिपकी थी, तो यूटेरस की एंडोमेट्रियम की वो कोशिकाएं जो कांटेक्ट में आई थी ब्लास्टोसिस्ट के, अब वो डेसिडुआ में बदल गई। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। और जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स थी जिनमें बाउंड्री नहीं थी, इनमें उंगलियों जैसे प्रवर्ध, उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन बन जाते हैं जो एंडोमेट्रियम में गहराई तक धंस जाते हैं। इसे कोरियन कहते हैं। तो ये जो उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन बने जिन्हें कोरियन नाम दिया गया, ये कोरियन और यूटेरस का डेसिडुआ बेसिलिस, ये डेसिडुआ बेसिलिस प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट यानी माँ की तरफ से प्लेसेंटा का जो भाग बनता है, और कोरियन बच्चे की तरफ से। यानी दो चीज़ें हो गई, कोरियन और डेसिडुआ, ये मिलकर के ये है मैटरनल पार्ट, मैटरनल, और ये एम्ब्रियोनल। यानी बच्चे की तरफ से कोरियन, मदर की तरफ से मैटरनल पार्ट डेसिडुआ मिलकर के प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ये प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वास्तव में माँ और उसके बच्चे के बीच में एक बड़ा इंटीमेट कनेक्शन है। इंटीमेट कनेक्शन का मतलब बहुत गहरा संबंध स्थापित करता है। बच्चे को पोषण देना प्लेसेंटा का काम है, ऑक्सीजन देना प्लेसेंटा का काम है, बच्चे के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना बच्चे की बॉडी से, उसमें मदद करना प्लेसेंटा का काम है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा और भी बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रीशन करता है, जैसे HPL, SCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। HPL इसका नाम होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL हार्मोन जो होता है, ये बच्चे को फ्यूल देने का काम कर रहा है, ईंधन। इस हार्मोन की प्रेजेंस में माँ की बॉडी में जो फैट होता है, वो फैट को तोड़कर उससे एनर्जी निकालता है, ये हार्मोन बच्चे को प्रोवाइड कराता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देता है ये हार्मोन। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को मदर की बॉडी में बढ़ा देता है, जिसके चलते इंसुलिन माँ की बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पाता। और चूंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता तो माँ की बॉडी में शुगर का लेवल राइज करता है। आप सोचिए ज़रा क्यों राइज करता है? राइज करता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा शुगर हमें किसको सप्लाई देनी है? बच्चे को, जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है, उसको सप्लाई करनी होती है। इसीलिए कई मामलों में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई फीमेल टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर डायबिटिक हो जाती है। इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो इस HPL हार्मोन की वजह से है, क्योंकि इसने मदर की बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा रखा है। जैसे ही डिलीवरी होगी HPL हार्मोन आना बंद होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरा होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये मेन इसका काम क्या था? आपने देखा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन बनाए रखना ताकि प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जब तक निकाल रहा है ठीक है,
इसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा डेवलप हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे जो जरूरी हार्मोन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये भी प्लेसेंटा निकालना शुरू करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा बैरियर बनाता है, एक्ट एज बैरियर। बैरियर क्या? देखिए, एक छोटा जो डेवलप हो रहा शिशु है उस बच्चे के डेवलपमेंट बहुत ही स्मूथ होते हैं और उनकी सेल्स, उनकी कोशिकाएं, उनकी बॉडी बहुत नाजुक है अभी। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई केमिकल जो माँ की बॉडी में, कोई ड्रग, अल्कोहल, निकोटीन, ये कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर बच्चे के शरीर में पहुंच जाए माँ के शरीर से, भाई सिंपल सी बात है, जब बच्चे को पूरा नरिशमेंट माँ से मिल रहा है तो माँ अगर अल्कोहल लेती है या निकोटीन लेती है, ऐसी कोई भी चीज़ या कोई दवा ले रही है तो वो भी बच्चे की बॉडी में जाएगी। ऐसे पदार्थ जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं उनको टेराटोजन कहा जाता है। टेराटोजन विकास को प्रभावित करते हैं। किसको? बच्चे के। जैसे अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स और मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो प्लेसेंटा का काम है, इसकी हर चंद की कोशिश होती है कि ये टेराटोजेंस बच्चे की बॉडी में ना जाने पाएँ, लेकिन हर चीज़ को ये फिल्टर नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको प्लेसेंटा फिल्टर कर देगा, वो बच्चे की बॉडी में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे अल्कोहल है, निकोटीन है, ड्रग्स, इनको प्लेसेंटा फिल्टर नहीं कर पाता, ये बच्चे की बॉडी में जाते हैं और बच्चे के विकास को प्रभावित भी करते हैं। बहुत पहले एक मेडिसिन दी जाती थी, आपने देखा होगा, जो मदर अर्ली प्रेगनेंसीज में होती है, शुरुआत के जो 2-3 महीने होते हैं, उसको उल्टियाँ बहुत आती हैं, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। हो क्या रहा है कि मदर की जो यूटेरस है वो बल्की हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि यूटेरस बल्की हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसका दबाव पेट पर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पर आ रहा है। तो ऐसा एहसास होता है जैसे कोई दबाव डाल रहा है पेट पे। तो पेट का तो काम क्या है, अगर उसे दबाव महसूस होगा तो वो चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी आना सुबह के टाइम पर खासकर। तो उसके लिए हम एक दवा देते थे, थैलिडोमाइड। किसके लिए? वॉमिटिंग के लिए। अब नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि ये भी टेराटोजन है। इसके इस्तेमाल के बाद ये पाया गया कि जिन महिलाओं में लंबे समय तक थैलिडोमाइड का इस्तेमाल किया गया, उनके बच्चों में एमेलिया, फोकोमेलिया जैसी प्रॉब्लम देखी गई। यानी उनके हाथ पैरों का, बच्चों का जो विकास होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो अब थैलिडोमाइड का इस्तेमाल सभी जगह बंद कर दिया गया है। अब कुछ टर्म हैं, जैसे एक टर्म तो अभी लिया था हमने, कोरियन, दूसरा है एमनियन, तीसरा है एलेंटॉइस और चौथा है यॉर्कसैक। इनके बनने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी भर के लिए एटलीस्ट आपको इनका काम पता होना चाहिए। तो कोरियन तो जैसे आपको पता है प्लेसेंटा बनाने में इस्तेमाल होता है, इसीलिए क्योंकि ये जो कोरियन आपने अभी देखा था, यूटेरस की वॉल में बहुत गहराई तक धंसी होते हैं इनके माइक्रोविलाई, तो ब्लड से भीग रहे होते हैं मदर के। यानी इनके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये माँ के खून से भीगे हुए हैं। क्योंकि मदर के ब्लड से भीगे हुए हैं, इसलिए ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। हीम माने ब्लड,
कोरियल वर्ड आया कोरियन से, यानी जिस केस में कोरियन ब्लड से भीगे हों ऐसा प्लेसेंटा क्या हो गया, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। दूसरा होता है एमनियन। एमनियन लेयर ओवर एमनियोटिक कैविटी। बच्चा यूट्रस में जहाँ पनप रहा है उसके चारों तरफ एक झिल्ली चढ़ी है, उस झिल्ली के अंदर जो खाली जगह है उसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एमनियन। और इस एमनियोटिक कैविटी में एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या करता है, एक तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है अगर कहीं कोई चोट आती है, धक्का लगता है, तो वो चोट, वो धक्का बच्चे की बॉडी तक ना पहुंचने पाए, क्योंकि बच्चा लिक्विड में डूबा हुआ है, तो वो लिक्विड उस शॉक को, उस धक्के को बर्दाश्त कर लेता है, तो बच्चे को चोट पहुंचने से रोकता है ये एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा टेम्परेचर को नियमित रखता है। माँ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, बुखार आ गया, फीवर आ गया या चिलिंग हो गई, लेकिन इस एमनियोटिक फ्लूइड में डूबे होने की वजह से ये फ्लूइड बच्चे के शरीर के तापमान पर अंतर आने नहीं देता। ये दो इसके काम होते हैं। एलेंटॉइस, ये ब्लड वेसल फॉर प्लेसेंटा। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेसेंटा जब शुरू में बनता है तो प्लेसेंटा में जो खून की नलियां बनानी हैं, वो खून की नलियां कौन बनाता है, एलेंटॉइस। चौथा है यॉर्क सैक। अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन, भ्रूण में शुरुआत में जो ब्लड सेल का निर्माण होता है, उन ब्लड सेल के निर्माण के लिए यॉर्क सैक जिम्मेदार है, लेकिन ये आगे नॉन फंक्शनल टू ह्यूमन। ये यॉर्क सैक जो होता है ये ह्यूमन में, इंसानों में फंक्शनल नहीं होता। अच्छा, एक दिलचस्प बात और, एक छोटा सा फिगर देखते हैं। जैसे हमने देखा था ये यूटेरस की वॉल थी, कई बार हम इसे प्लेसेंटा समझ लेते हैं, नहीं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। प्लेसेंटा यहाँ है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से जुड़ी हुई है और इस साइड में प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हो प्लेसेंटा कहाँ है, मदर की बॉडी में धसा हुआ है, यूटेरस की वॉल पे। ये प्लेसेंटा समझने की गलती इसे मत करिएगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन की तरह काम करती है। ये फीटस कह लीजिए आप इसे, चाहे एम्ब्रियो कह लीजिए। देखिए दो वर्ड आते हैं, कहीं पे हम लिखते हैं एम्ब्रियो और कहीं पर हम लिखते हैं फीटस। ये चर्चा का विषय है कि एम्ब्रियो कब और फीटस कब। देखिए 0 से 8 वीक, 0 to 8 वीक तक हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं, और आफ्टर 8 वीक ये फीटस हो जाता है। यानी 8 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद के स्ट्रक्चर को हम फीटस कहते हैं, और 0 से लेकर के 8 हफ्ते तक के बीच का जो होता है वो एम्ब्रियो होता है।
अब ये फीटस है, बच्चा है, ये जो एक बैग दिख रहे हैं ये इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अम्बिलिकल कॉर्ड में और प्लेसेंटा में फ़र्क है। प्लेसेंटा एक ऊतक है, एक टिश्यू है, जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड एक ट्यूब है। आपने कभी स्टेम सेल्स के बारे में सुना होगा। जो स्टेम सेल्स होती हैं ये टॉटीपोटेंट सेल हैं। टॉटीपोटेंट सेल्स का मतलब क्या होता है? यानी ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो अपने आप को किसी भी तरह की कोशिका में कन्वर्ट कर सकती हैं। आजकल स्टेम सेल बैंक बनते हैं। अब देखिए, ये ऐसी सेल्स मैंने बोला जो टॉटीपोटेंट हैं। टॉटीपोटेंट का मतलब ये सेल्स अपने आप को किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप देखिए, एक जाइगोट था, उसमें डिवीज़न होने शुरू हुए, सेल्स बननी शुरू हुई, नॉर्मल सेल्स। अब वो नॉर्मल सेल्स जो थी, जिनको मैंने इनर सेल मास बोला था, जिन्होंने पूरे एम्ब्रियो को जन्म दिया है, वो नॉर्मल सेल्स धीरे 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 करके एक पूरे शिशु का निर्माण कर देती हैं। अब उस बच्चे की बॉडी में आँखें हैं, दिमाग है, दिल है, फेफड़े हैं, किडनी, कितने सारे अंग हैं, और हर अंग का अलग फंक्शन है, उनके सेल का स्वभाव अलग है, राइट। अब सरल भाषा में अगर हम देखें तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि उनके पास, सेल के पास जीन्स हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन इनकोडेड है, ठीक बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक नॉर्मल जाइगोटिक सेल जो ओवा और स्पर्म के मिलने से बनी थी, वो सेल जब डिवाइड हुई तो उसने कुछ सेल ऐसी बना दी जो दिमाग बनाएंगी। दिमाग बनाएंगी इसका मतलब सोचती हैं, समझती हैं, लॉजिक दे सकती हैं, चीज़ों को याद रख सकती हैं, जिनकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती। आँखों में रेटिना बना दी उन्हीं सेल्स ने। वो ऐसी सेल हैं जो फोटो सेंसिटिव हैं, उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक आकृति बना लेती है जिससे हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे संभव है? ये संभव है, जो इनर सेल मास की शुरुआती कोशिकाएं थी वो भी कैसी थी? टॉटीपोटेंट सेल थी। उन्हें अपने आप को किसी भी प्रकार की सेल में कन्वर्ट करना आता है। तो जिन सेल को आँखें बनाना है उन्होंने उन्हें अपने आप को वैसा कन्वर्ट कर लिया। जिन सेल को ब्रेन बनाना है, दिमाग बनाना है, उन सेल ने अपने आप को न्यूरल कोशिकाओं में बदल लिया। जिन सेल को दिल बनाना है, उन सेल ने अपने आप को कार्डियक सेल में बदल लिया। तो स्टेम सेल बैंक का जो गेम है वो ये है कि जैसे आज एक बच्चा पैदा होता है, वो स्वस्थ बच्चा है, लेकिन जब आने वाले समय में मान लीजिए उसकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल हुई, तो 50 साल की जब एज आई तो हमें मालूम चला कि उस बच्चे को डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ क्यों हो गई? बोले साहब, पैनक्रियाज की जो सेल्स थी जो इंसुलिन बनाने के लिए ज़िम्मेदार थी, बीटा सेल्स, काम नहीं कर रही हैं। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इन स्टेम सेल का खेल है। आप ये याद करिए कि जब वो बच्चा बना होगा, उसका पैनक्रियाज जब बना होगा, तब इन्हीं सेल ने उस पैनक्रियाज का निर्माण किया था। अगर ये स्टेम सेल वापस उस पैनक्रियाज में पहुंचा दी जाएं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे वैसी ही बीटा सेल नई बना दें, और वो जो नई बीटा सेल बनेंगी उसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होंगे वो बिल्कुल नए होंगे, तो वो फिर से इंसुलिन का निर्माण उसी तरह से करेंगे जैसे वो उस बच्चे के बचपन में करते थे। तो आने वाले 40 सालों के लिए डायबिटीज़ की समस्या सॉल्व हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। यानी ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका आज हम इलाज नहीं कर पाते हैं, वो स्टेम सेल थेरेपी से ट्रीट की जा सकती हैं। और ये स्टेम सेल इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में मौजूद होती हैं। यानी वर्तमान समय में कोई भी ऐसा पेरेंट जो बच्चे की सुरक्षा और भविष्य को लेकर के चिंतित है, वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के जन्म के समय स्टेम सेल लेकर के अगर स्टेम सेल बैंक में सुरक्षित करा देता है, तो आगे चल कर के हम ऐसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी से, जो अभी फ़िलहाल ट्रीट ठीक से
नहीं हो पाती। इसके आगे का जो भाग है जिसमें हम डिलीवरी से संबंधित जानकारी लेंगे वो अगली क्लास में। थैंक यू।